वेलकम एवरीवन। तो हम लोग जो समरी कोर्स कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जिसका केवीएस मदन सर ने ये किताब लिखा है, उसमें आज देखेंगे हम लोग यूनिट 9, जो कि हम लोग का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो आज इसका कंप्लीट चैप्टर हम लोग एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले समझेंगे इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी जो टर्म है, ये दिया था आपके अर्नेस्ट हेकेल ने, और ये कब दिया गया था? तो 1869 को। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओवरऑल हम लोग जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक एनिमल का, एक इंसान का आपके एनवायरनमेंट के साथ या नॉन लिविंग बीइंग के साथ कैसा रिलेशन है, और एक दूसरे के ऊपर हम कैसे डिपेंडेंट है, यही है आपका इकोलॉजी। अब समझते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ये देखा जाता है कि हम जो अर्थ के रिसोर्स है उतने उससे कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और अर्थ की कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी है। इसमें देखा जाता है अर्थ का एक्चुअल कैपेसिटी कितना है और हम लोग का कंजम्पशन कितना है। मान लीजिए हम लोग कंजम्पशन करते हैं कि एक जो फॉरेस्ट है उसे हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं आपके 3 महीने में। जंगल को कंज्यूम करते हैं 3 महीने में। जंगल को कंज्यूम करते हैं मतलब जंगल की जो लकड़ियां उसे यूज करते हैं, जो फल फूल मिलते हैं उन्हें खाते हैं। और इकोलॉजिकल कैपेसिटी में देखते हैं, मान लीजिए इकोलॉजिकल कैपेसिटी की एक जंगल अगर नेचुरली देखा जाए तो बनने में आपके मान लीजिए 30 साल लगते हैं। यस। तो ये है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करता है कि नेचुरल कंजम्पशन आपका कितना होता है और इकोलॉजिकल कैपेसिटी आपका एक्चुअली में कितना है, उसे कहा जाता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उसके बाद देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इकोलॉजी क्या होता है, हम लोग सब एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं, उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। अब इसे जब बड़ा कर दिया जाता है, इसे पूरे अर्थ में देखा जाता है, उसी को बोला जाता है आपका इकोसिस्टम। अब कुछ टर्म्स है जिसे हम लोग को समझना होगा ताकि ये चैप्टर हम लोग को और भी आसानी से समझ में आए। यहाँ पर पहले आता है ऑर्गेनिज्म। इसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल मान लीजिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सुंदरबन की। सुंदरबन जंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मतलब टाइगर हो गया मान लीजिए, या फिर डियर, या फिर स्नेक। तो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में जब बात करेंगे तब हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन मान लीजिए कि सुंदरबन के बारे में बात करें तो सुंदरबन में आपके 2000 टाइगर्स है। तो जब बहुत जनों के बारे में बात करेंगे, मिनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, तब हो जाता है आपका पॉपुलेशन। अब तीसरे में आते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है कि आप सुंदरबन में जाएंगे तो वहां पर तो सिर्फ आपको टाइगर्स नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको डियर्स मिलेंगे और आपको बर्ड्स मिलेंगे। ये सब मिला के बनता है कम्युनिटी। मतलब जितने लिविंग थिंग्स एक साथ एक जगह में रहते हैं उन्हें कहा जाता है कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है आपके लिविंग थिंग के साथ जो नॉन लिविंग थिंग एक ही जगह में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे कि मान लीजिए वहां पर कोई झरना है, या फिर वहां के जो पत्थर है, वहां पर जो मिट्टी है, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के बनते हैं आपका बायोम। जैसे यहाँ पर जितने भी अर्थ में कॉन्टिनेंट है, जितने भी लैंड सरफेस है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे बायोम में। सभी को मिला के, जैसे कि आपके डेजर्ट्स हो गए या फिर आपके फॉरेस्ट हो गए, सब चीज को मिला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब लैंड एरिया है। तो जितना भी लैंड एरिया होगा, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, वो सब आ गए आपके बायोम में। फिर आते हैं हम लोग बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या हो गया? आपका पूरा अर्थ हो जाएगा बायोस्फीयर। तो इसके बाद देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड समझने से पहले ये मान लेता हूं कि आप सबको फूड चेन के बारे में पता ही है। फूड चेन में क्या होता है? आपका एक प्लांट है, प्लांट को मान लीजिए कोई रैबिट खाता है, रैबिट को मान लीजिए स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। तो ये हो गया आपका फूड चेन।
अब इसमें देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स किसे बोला जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या है कि ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं। फिर आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स पे। हेट्रोट्रॉफ्स किसे बोला जाता है, जो आपके प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के, अपने खाने के लिए, उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ। फिर देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हम लोग को ये बताता है कि जितना हम लोग फूड चेन में ऊपर जाते जाएंगे उतना 10% करके एनर्जी हम लोग का कम होते जाएगा। मान लीजिए प्लांट में था 100% एनर्जी, तो रैट में हो जाएगा आपका 10% एनर्जी, स्नेक में हो जाएगा 1% एनर्जी, और ईगल में हो जाएगा आपका 1/10 एनर्जी। तो वही फॉर्मूला है आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या कहता है, हम लोग को कितना क्वांटिटी रहना चाहिए। जैसे कि 100 प्लांट अगर रहा किसी जंगल में, तो 10 चूहे रहना चाहिए, एक सांप रहना चाहिए, और एक 10 ईगल रहना चाहिए। मतलब ईगल नहीं भी रहेगा तो चलेगा। यही होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स। इससे आपका जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से बैलेंस रहेगा। और लास्ट में आता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है, हम लोग जब मर जाते हैं उसके बाद मिट्टी में कितना मास मिलता है उससे कहा जाता है बायोमास। जैसे कि आपके प्लांट्स जब मरेंगे तब प्लांट से 100 kg मिलना चाहिए, उससे 10% कम रैट्स के मरने पे 10 kg वेट मिलना चाहिए। तो यही हो गया आपका बायोमास। ये भी आपका 10% करके डिक्रीज होता रहता है। इसके बाद देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो 4 लेयर्स है, या लेयर्स नहीं होंगे, ये होगा लेवल्स ऑफ। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, हम लोग जितना भी जमीन देखते हैं, जितना भी मिट्टी है, उन सबको बोला जाता है लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हम लोग जितना भी पानी देखते हैं उसे कहा जाता है आपका हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद देखेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, जितने भी आपके दुनिया में लिविंग थिंग्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर एलिफेंट और व्हेल हो, सब लिविंग थिंग्स को कहा जाता है बायोस्फीयर। और एटमोस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर है आपकी हवा। तो जितनी भी हवा है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। के बाद देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पहला आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, जो हम लोग का सबसे क्लोजेस्ट लेयर होता है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, यहीं पे है आपका ओजोन लेयर। फिर आता है आपका मेसोस्फीयर, उसके ऊपर है थर्मोस्फीयर, एनोस्फीयर, और सबसे ऊपर है आपका एक्सोस्फीयर। तो फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, मतलब फारदेस्ट फ्रॉम अस, है आपका एक्सोस्फीयर। तो मेनली आपको ये दोनों याद रखने हैं, पहला आपका ट्रोपोस्फीयर और एकदम लास्ट में आपका एक्सोस्फीयर। और ओजोन लेयर कहाँ पर है आपका, तो ये पे है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। ये आप इस बात से याद रख सकते हैं कि ओजोन रखने से आपके यूवी रेस जो है वो कंट्रोल होता है। तो दिमाग लगाया था सभी स्फीयर में, उसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाया था स्ट्रेटोस्फीयर ने। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ये है कि उसके पास एक स्ट्रेटेजी है। इस बात से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, इससे पहले भी बहुत सारे इंडेक्स बने थे, पर वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं देखते थे। चाहे वो जीडीपी देखते थे या फिर हेल्थ देखते थे, किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे जज किया जाता था। पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया ताकि ह्यूमन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में रखा जाए। इसमें 3 क्राइटेरिया। पहला है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इससे क्या पता चलता है हम लोग कंट्री में कैसा हेल्थ कंडीशन है, कैसा हेल्थ सपोर्ट दिया जाता है, कैसा मेडिकल एक्सपेंसेस है। उसके बाद देखा जाता है नॉलेज। नॉलेज से क्या होता है, नॉलेज है आपका एडुकेशन। एडुकेशन से क्या होता है आपका डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट। और ब्रेन डेवलपमेंट से क्या होता है, आपको मिलता है स्किल्स। और स्किल से क्या होता है, आपका ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ होता है। कि कंट्री में सभी के पास स्किल रहेगा और एजुकेशन रहेगा तो ओवरऑल कंट्री जो है उसमें ग्रोथ हो पाएगा, और जो इंसान है वो भी अच्छे तरीके से रह सकता है।
उसके बाद तीसरे में आएगा अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें देखा जाता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें देखा जाता है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम कि हर एक पर्सन का कितना इनकम है, तो इसमें आपका कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों को मिला के आपका देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर देखेंगे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। तो यूएन ने क्या किया था, यूएन ने कॉन्फ्रेंस बुलाया था 2015 में, ताकि सभी कंट्रीज आए और वो सभी कंट्रीज कुछ चीज़ों पे डिसाइड करें ताकि हम लोग जो दुनिया है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। तो इसके लिए आपके 8 गोल्स बनाए गए थे। तो पहला क्या था, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि सभी कंट्रीज के बीच में अच्छा रिलेशन रहेगा ताकि हम लोग एक साथ आगे बढ़ पाए। एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि अगर किसी के पास बेसिक एजुकेशन रहेगा तभी वो जाके डेवलप कर सकता है, और जब एक इंसान डेवलप करता है तो उसके साथ उसकी पूरी कंट्री जो है डेवलप करती है। फिर है आपका इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। के बाद है प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फिर है आपका कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। उसके बाद है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ मतलब माँ जब गर्भवती रहती है उस टाइम पे माँ का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो हो पाए, और जब वो पैदा होगा तब उसके अंदर कोई डिजीजेस ना रहे, वो फिट रहे और अच्छे से आगे बढ़ पाए। के बाद देखेंगे रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी कहीं ना कहीं इस चीज से जॉइन है। यहाँ पर देखा जाता है जो बच्चे वो पैदा होने के जल्दी से मर ना जाए, वो पैदा होने के बाद अच्छे तरीके से अपना जीवन जी पाए। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखा गया था यूएन ने जो 2015 में गोल सेटअप किया गया था, वो उन्होंने चाहा था कि 2020 तक वो अपना गोल अचीव कर पाए, पर उनमें से बहुत सारे गोल्स वो अचीव नहीं कर पाए थे। इसलिए इसके बाद ये बनाया गया था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें आपके 17 गोल्स बनाए गए थे जिन्हें वो अचीव करना चाहते थे। तो उससे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है आपका जीरो हंगर, तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है आपका जेंडर इक्वालिटी, छठा है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये एनवायरनमेंट को रिलेटेड है, तो ज्यादातर आप जो देखेंगे वो सब एनवायरनमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट के लिए दिया गया था। ज्यादातर जो प्रोग्राम्स है वो एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। फिर है आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर से एनवायरनमेंट के बारे में। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर पे रिड्यूस इनइक्वालिटीज, मतलब जितने लोग हैं दुनिया में उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये भी आपके एनवायरनमेंट की, मतलब हम लोग ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दे और उनसे अचीव कर ले। ऐसा ना हो कि फ्यूचर के लिए हम लोग कोई एनवायरनमेंट बचा के ही ना रखे। यही है सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब एनवायरनमेंट का भी अच्छा हो और हम लोग का भी अच्छा हो। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, फिर आता है आपका क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब जितने भी कंट्रीज है वो सब पार्टनरशिप बनाएंगे ताकि हम लोग ये गोल्स अचीव कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने ई लिखा है वो सब है आपके एनवायरमेंटल गोल्स। तो आप देख सकते हैं इस पे आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मेन जो क्राइटेरिया रखा गया था या मेनली जो फोकस किया गया था वो था आपके एनवायरमेंट के ऊपर। उसके बाद देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब क्या हो गया, नेचुरल मतलब जो एनवायरमेंटली होता है, जैसे मान लीजिए कोई वॉल्केनो अगर एरप्ट होगा तो वॉल्केनो से आपके गैसेस निकलते हैं,
वो भी तो एक तरीके का पॉल्यूशन है। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जो आपका मैन मेड पॉल्यूशन होता है। तो अगर नेचुरल पॉल्यूशंस की बात की जाए तो नेचुरल पॉल्यूशन है उसे जो एनवायरनमेंट है अपने अंदर कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि आपके जितने फॉरेस्ट है, जंगल है, प्लांट्स है, वो सब आपके नेचुरल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। पर एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड पॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि जो आपके प्लांट्स है या फिर फॉरेस्ट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही इस पॉल्यूशन को। यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अगर पहला पढ़े तो फिर वो है एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर के बारे में पहला पॉइंट क्या है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है ड्यू टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो आपको पता है कि फार्मिंग जो करते हैं वो आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर्स देते हैं प्लांट में ताकि प्लांट और अच्छे से ग्रो हो पाए। इससे क्या होता है, सॉइल का जो बैलेंस है ऑफ न्यूट्रिशन वो आपका बिगड़ जाता है। जैसा कि एक फेमस एग्जांपल है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स मिलाए गए थे उससे सॉइल इतना बुरा हो गया है कि अभी वो सॉइल यूज नहीं किया जा सकता, वो सॉइल बिल्कुल ही बेकार हो गया है। तो ये है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलाना। दूसरा आपका नाइट्रेट पॉल्यूशन। नाइट्रेट पॉल्यूशन से क्या होता है, आपका ये जो नाइट्रेट है वो सब जाके मिल जाता है आपके सॉइल में, और सॉइल से जाके कहाँ पे धुलता है, वो मान लीजिए कि सॉइल में दिया आपने नाइट्रोजन, फिर उसी सॉइल में जब आपका रेनफॉल होगा तब वो पानी कहाँ पर चला जाएगा, वो पानी चला जाएगा आपके लेक्स और पॉन्ड्स में। अब नाइट्रोजन क्योंकि दिया हुआ है तो नाइट्रोजन होने से क्या होगा, पानी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, और पानी का जब न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तब होगा आपका एल्गेल ब्लूम। एल्गेल ब्लूम में क्या होता है, आप देखेंगे कि जितने लेक्स देखेंगे, बहुत सारे लेक्स ऐसे पॉन्ड ऐसे हैं, तो आप देखेंगे ऊपर का सरफेस पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है आपका एल्गेल ब्लूम। इससे क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन रहता है पानी में ये एल्गे यूज कर लेते हैं, और इनके वजह से फिश और दूसरे जितने ऑर्गेनिज्म है पानी में रहते हैं वो सारे मर जाते हैं। ये आपका नाइट्रेट पॉल्यूशन। फिर है आपका यूट्रोट्रॉफिकेशन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और इंसेक्टिसाइड। तो यही जो मिनरल्स आपके पानियों में मिलाए जाते हैं और इनसे आपका पानियों का जो ऑर्गेनिज्म है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उन्हीं को कहा जाता है एग्रीकल्चर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। उसके बाद पढ़ेंगे हाउसिंग। हाउसिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोग का भी अगर कोई घर में जाएंगे और वो घर नया से पेंटिंग हुआ होगा तो आपको एक स्मेल मिलता है उस घर में से। इससे ही कहा जाता है आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। वो जो गंध आपको मिलता है वो आपका दूसरे केमिकल्स का गंध मिलता है जो आपके हेल्थ के लिए बुरा होता है। इससे क्या होता है, जो पर्सन होता है वो आपका सिक हो जाता है और उसे ही कहा जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। या फिर आप कोई बिल्डिंग में जाएंगे जिसे हर टाइम साफ किया जाता है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं या फिर होटल्स, आप देखेंगे कि जो कांच है उन्हें हर बार साफ किया जाता है। इससे क्या होता है, आपका स्मेल निकलता है उन केमिकल से, इससे जो इंसान है उनका तबीयत खराब हो जाता है। इनमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथेल और एस्बेस्टस। इसके बाद देखेंगे माइनिंग के बारे में। माइनिंग तो आपको पता ही है कि खुदाई किया जाता है ताकि हम लोग को कोल मिल पाए। इससे क्या होता है, आपका डिवेजिटेशन होता है। जहाँ पर आपका कोल के लिए खुदाई किया जाता है वो जगह तो पूरे तरीके से खराब हो जाता है, और वहाँ पर जितने वेजिटेशन है वो सब उखड़ जाते हैं वहाँ से। डिफेसिंग द लैंडस्केप, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, विच एटमोस्फियरिक लेयर हैज ओजोन। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है थर्मोस्फियर, ऑप्शन सी है आपका स्ट्रेटोस्फियर। तो आपको याद रखना है कि किसने स्ट्रेटेजी बनाया था ओजोन रखने के लिए, वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर। और सबसे ऊपर का लेयर कौन सा है, तो वो है ट्रोपोस्फियर। और सबसे नीचे का लेयर कौन सा है, तो वो है एक्सोस्फियर। उसके बाद देखेंगे हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन अगर बात की जाए तो उसमें आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं और होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं
जो आपके डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, मतलब जो गैसेस आपके डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव तरीके से, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है जो गैसेस आपके दूसरे गैस के साथ मिलके इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो है दो तरीके के होते हैं, एक है आपका PM10, दूसरा है आपका PM.5। तो PM10 जो है वो आपका 10 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है, और PM2.5 का 2 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है, पार्टिकल का साइज होता है। आप अगर स्मोक देखेंगे या फिर आप धूप में कभी देखेंगे किसी चीज को, धूप में मान लीजिए आप जो बिस्तर पे बैठे हुए हैं उस बिस्तर को बार बार पीटिएगा तो उससे आपका धूल निकलता है, और उस धूल को अगर आप धूप में देखेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। उन्हें कहा जाता है आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलर है, और उनमें दो सबसे डेंजरस है, एक है PM10 और दूसरा है आपका PM2.5। फिर आते हैं हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC और लेड पे। फिर अगर इनडायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए तो उसमें आता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग फॉर्मेशन में क्या होता है? जो गैसेस है वो गैसेस तो खुद हार्मफुल नहीं होते, पर वो गैसेस जब एनवायरनमेंट में निकलते हैं के बाद आपके वाटर, छोटे छोटे वाटर वेपर से मिलते हैं वाटर, और उनसे वो एक गैस बनाते हैं जिसे कहा जाता है स्मॉग। जैसे कि आप अगर ठंड के टाइम पे सुबह को बाहर निकलेंगे तो आपको हर तरफ ये स्मॉग दिखाई देगा। इससे क्या होता है? सामने की तरफ दिखाई नहीं देता है, और ये केमिकल्स जो है आंखों के लिए और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए बहुत ही डेंजरस है। इसे कहा जाता है स्मॉग फॉर्मेशन। दो स्मॉग फॉर्मेशन फेमस कौन है? एक है लंदन स्मॉग और दूसरा है लॉस एंजलिस स्मॉग। तो लंदन स्मॉग क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड। लॉस एंजलिस स्मॉग क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर आते हैं हम लोग एसिड रेन पे। एसिड रेन पे क्या होता है? आपका सल्फर और आपका नाइट्रोजन गैसेस जो है वो सब एक्सर्ट होते हैं और वो जाके पानी में मिल जाता है। पानी में मिलने के बाद इनका होता है आपका इवापोरेशन, और इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में ये जाके बन जाते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड, और पानी गिरता है, उसी पानी को कहा जाता है आपका एसिड रेन। तो आप देखेंगे कि हम लोग को बोला जाता है कि पहले अगर स्टार्टिंग में बारिश हो रहा होगा तो हम लोग को नहीं भीगना चाहिए उस बारिश में। क्यों? क्योंकि वो आपका एसिड रेन होता है। ज़्यादातर टाइम पे शहरों की तरफ ज़्यादातर आपका जो पहला बारिश होता है एक लंबा टाइम के बाद वो आपका एसिड रेन होता है। अब देखेंगे कंट्रोलिंग मेथड्स। तो इस एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पहला है आपका कंबशन। कंबशन में क्या होता है? आपका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको जला दिया जाता है। तो कंबशन क्या होता है? फायर, जलाना। फिर है एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स है उन्हें एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। एक लेयर रखा जाता है जिसे बोला जाता है स्क्रबर्स। इस लेयर में आपके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो अटक जाते हैं। फिर है आपका एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? दो सर्फेसेस रहते हैं, उनके बीच में से पॉल्यूटेंट को पास किया जाता है, और साइड में आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जो पॉल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? जो पॉल्यूटेंट्स है वो सब साइड में के सर्फेसेस पे चल जाते हैं, और जो क्लीन नेचुरल गैस है वो बाहर जाती है। फिर है आपका फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स भी आपके एब्जॉर्प्शन जैसा ही है। यहाँ पर आपका फैब्रिक्स यूज किया जाता है टू क्लैरिफाई द एयर। फिर आपका मैकेनिकल डिवाइस ग्रेविटी। मैकेनिकल डिवाइस ग्रेविटी में क्या होता है? एक पॉल्यूटेंट जो गैस है उसे एक चेम्बर में बंद करके बहुत टाइम तक रखा दिया जाता है स्टेबल कंडीशन में। इससे क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से जितने भारी सामान है या फिर जितने पॉल्यूटेंट्स है वो सेटल डाउन कर जाते हैं, और फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है, और बाकी जो गैसेस है उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर है आपका डोमेस्टिक मेजर और ट्रांसपोर्टेशनल मेजर्स।
अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन अगर बात की जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक है आपका पॉइंट सोर्स और दूसरा है आपका नॉन पॉइंट पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट से आपका जो पॉल्यूशन है, पूरा पॉल्यूशन वाटर का वो निकलता है। और नॉन पॉइंट सोर्स मतलब बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, वहां से आपका पॉल्यूशन निकलता है। तो पॉइंट सोर्स में क्या हो गया, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है। दूसरा है आपका हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, मान लीजिए कोई थर्मल फैक्ट्रीज है, उसमें जो मशीनरी है, मशीनरी के आसपास आपका पानी रखा जाता है। ये पानी क्यों रखा जाता है, ताकि जब मशीन गर्म ना हो पाए और ये जो मशीन की गर्मी है वो सब पानी के अंदर चला जाए। बाद में जब ये पानी भी गर्म हो जाता है तब उसको ओशन या सी में छोड़ दिया जाता है, तो कहा जाता है हॉट वाटर। नॉन पॉइंट पॉल्यूशन अगर बात की जाए, नॉन पॉइंट पॉल्यूशन में पहला आता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर हम लोग घर में जो पानी यूज करते, वाटर यूज करते हैं, से हम लोग वेस्ट कर देते हैं कपड़ा धोने के लिए या फिर नहाने के लिए, तो ये सब हो गया आपका म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। और दूसरा है आपका सरफेस रन ऑफ। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर में मान लीजिए किसी फार्मर ने यूज किया है पेस्टिसाइड, कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया है, और प्लांट्स तो ये पेस्टिसाइड अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करती, क्यों, क्योंकि ये सब आपकी जहर है। तो क्या होता है, आपका जब रेनफॉल होता है तब ये पेस्टिसाइड प्लांट से धुल के कहाँ चल जाती है, सी और ओशियन में। इसे कहा जाता है सरफेस रन ऑफ। तो ये सब है आपका मेन पॉइंट से एग्जाम्पल। फिर आते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स में। वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, पहला है आपका मर्कुरी। मर्कुरी से क्या होता है आपका बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, आपके स्मॉल बायोमैग्निफिकेशन में मान लीजिए आपके स्मॉल फिश ने किसी चीज को खाया, मर्कुरी मान लीजिए खाया, तो ये क्या होगा, जब बड़ी मछली इसी छोटी मछली को खाएगी तब उसमें मर्कुरी का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब इसे और भी बड़ी कोई एनिमल खाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसे बर्ड्स खाएंगे, तो बर्ड्स में इसका जो मर्कुरी का लेवल है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपका बायोमैग्निफिकेशन। फिर है आपका पेस्टिसाइड, फ्लोरिसाइड, नाइट्रेट, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड और मैंगनीज। के बाद देखेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल अगर देखा जाए तो चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है ओ हॉराइजन, उसके नीचे ए हॉराइजन, उसके नीचे बी और लास्ट में है आपका सी हॉराइजन। पहला है ओ, फिर ए, फिर बी और उसके आखिर में है सी हॉराइजन। तो सॉइल पॉल्यूटेंट्स की यहाँ पर बात करेंगे। सॉइल पॉल्यूटेंट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट की। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से आपका कचरा निकलता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब होता है जो रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो रेडिएशन निकलते हैं उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो एक बार अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई एक्टिव हो गया तो फिर उसे कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। आते हैं मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट क्या हो गया, आपके जो सिरिंज हो गए, बैंडेजेस हो गए, जो आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक से वेस्ट निकलता है उसे कहा जाता है मेडिकल वेस्ट। फिर हो गया आपका एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में वही हो गया आपका पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब हो गया आपका एग्रोकेमिकल्स। फिर आते हैं हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग में, और लास्ट में आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, ई वेस्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे आपका मोबाइल का बैटरी हो गया, फिर खराब कंप्यूटर, लैपटॉप है, ये सब हो गया आपका ई वेस्ट। फिर आएंगे साउंड डेसिबल में। तो साउंड को मेजर करने के लिए एक लेवल बनाया गया जिसे कहा जाता है आपका डेसिबल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम लेवल तक कितना आप साउंड यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो दिन को आप मैक्सिमम जो साउंड है वो रख सकते हैं 75, और रात को मैक्सिमम साउंड जो रख सकते हैं वो है 65। ऐसे करके बाकी सारे एरियाज को दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया क्या हो गया, जहाँ पर इंडस्ट्रीज है। कमर्शियल एरिया क्या हो गया, कमर्शियल एरिया का मतलब होता है जहाँ पर आपका मान लीजिए कोई मार्केट है या फिर मॉल है, सिनेमा हॉल है, ये सब को कहा जाता है आपका कमर्शियल प्लेस। फिर आता है आपका रेसिडेंशियल प्लेस। रेसिडेंशियल प्लेस कौन सा हो गया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका साइलेंस जोन। साइलेंस जोन वो है जैसा आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब होते हैं आपके साइलेंस जोन। तो साइलेंस जोन में आपका मिनिमम रहता है, दिन को मैक्सिमम रह सकता है 50 डेसिबल, और रात को मैक्सिमम रह सकता है आपका 40 डेसिबल। उसके बाद देखेंगे इफेक्ट। तो साउंड का क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हम लोग पे पड़ता है। पहला आपका हियरिंग लॉस।
फिर आता है मास्किंग इफेक्ट। मास्किंग इफेक्ट में क्या होता है, हम लोग का हियरिंग का लॉस नहीं होता है, पर हम लोग एक गार्ड बना देते हैं, हम लोग का कान एक गार्ड बना देते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग जो नेचुरल साउंड्स है सब नेचुरल साउंड्स को सुन नहीं सकते। जैसे कि आप बहुत दिनों से अगर साउंड में रहेंगे, शैडो की तरफ रहेंगे, तो फिर आप लोग को ये एहसास होता होगा कि पंछी का आवाज़ हम लोग को सुनाई नहीं देता। ये हम लोग को सुनाई क्यों नहीं देता, कि हम लोग ने एक नेचुरल बैरियर बना दिया है कि लो डेसिबल का कोई भी साउंड होगा, लो डेसिबल का अगर कोई साउंड होगा तो हम उसे अपने कानों में सुनते नहीं हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं। तो ये हो गया आपका मास्किंग इफेक्ट। फिर इरिटेशन, लॉस ऑफ वर्क आउटपुट, हेडेक और स्लीपलेसनेस। तो व्हाट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए आपका सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी आपका लेड। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एनवायरमेंटल वेस्ट के बारे में देखेंगे। अगर एनवायरमेंटल वेस्ट की बात की जाए तो ये वेस्ट हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि आपके एनवायरमेंट में जाके मिल जाते हैं। जैसे सब्जी का छिलका हो गया, जो भी आपके एनवायरमेंट में जाके मिल सकता है उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, जो आपके ज़मीन में जाके नहीं मिल सकता। जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सब बंदूक जो सब प्लास्टिक यूज़ किए गए थे वो आज भी वैसे ही है, वो होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर आता है आपका बायोमेडिकल और लास्ट में आता है आपका ई वेस्ट। फिर आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि सॉलिड वेस्ट जो है हम लोग कैसे मैनेज किया जा सके। कि सॉलिड वेस्ट मैनेज ना करने के कारण हम लोग के जो इंडिया में है 22 डिजीजेस रहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला तरीका देखेंगे। पहला है आपका एरोबिक कंपोजिटिंग। एरोबिक कंपोजिटिंग में क्या होता है, आपका जो कचरा होता है उसे एक पिट में डाला जाता है, एक गड्ढे में डाला जाता है। तो उस गड्ढे में बैक्टीरिया अपना काम करती है और उस कचरे को आपका बायोडिग्रेडेबल बना देती है। आता फर्मी कंपोजिटिंग। फर्मी कंपोजिटिंग भी सेम होता है, पर यहाँ पर बैक्टीरिया ना डाल के यहाँ पर आपके रहते हैं अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म्स क्या करते हैं, इन कचरों को खा लेते हैं और इनको आपके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्मी कंपोजिटिंग बहुत ही फेमस है और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन में भी गड्ढे में कचरे को डाला जाता है और ये ऊपर से जो है आपका मिट्टी दबा दिया जाता है। ये ज़्यादातर आपके घरों में किया जाता है ताकि ये जो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। फिर आते ही इंसिनरेशन, मतलब जला दिया जाता है, जो कचरा है उसको जला दिया जाता है। पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस में क्या होता है, जितने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उन्हें सॉलिड से आपका प्रेशर में लाके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आते हैं लैंडफिल और लास्ट में आपका रिसाइकल। अब देखेंगे लिक्विड वेस्ट जो है, लिक्विड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। तो पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो वेस्ट होता है लिक्विड वेस्ट, उसमें से आपके सॉलिड जो पार्टिकल्स है उनको अलग कर दिया जाता है और उनमें ऐड किया जाता है लाइम। तो लिक्विड वेस्ट बच गया, उसमें ऐड किया जाता है लाइम, ताकि जो वेस्ट है वो न्यूट्रल हो पाए। अब जब वेस्ट न्यूट्रल हो जाता है तो उसके बाद आता है हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये न्यूट्रल वेस्ट के साथ ऐड किया जाता है आपका बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जितना भी आपका वेस्ट का पानी है उसे डिकम्पोज कर देता है और उसको मिलाया जाता है आपके पानी में। अब ये जो पानी है उसे लाया जाता है टर्शियरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पर पानी को आपका प्यूरिफाई किया जाता है तो वापिस से भेजा जाता है आपके हाउस होल्ड यूसेज के लिए। फिर आते हैं हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब तो हम लोग पहले ही समझे थे। अब इन्हें मैनेज कैसे करना है, इसके लिए 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। पहला है आपका बेसल कन्वेंशन ऑन हैजर्डस वेस्ट, दूसरा है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीसरा आपका मिनेमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। तो फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इफेक्ट्स है। तो क्लाइमेट चेंज आप सबको ही पता होगा। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, आपके जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस आपके इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की क्या क्या इफेक्ट्स है, पहला आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्यों होता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होता है
क्योंकि आपका जो लैंड एरिया है और वाटर एरिया है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए होता है आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब अगर किसी भी एरिया का साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब आप देखेंगे कि सी या फिर ओशन के बहुत करीब है। इसके लिए यहीं पे होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। फिर है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी लेवल का राइज, स्मॉल आइलैंड जो है वो डूब जा रहे हैं, और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। अब देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से है। तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस को जो है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो है मेनली आपका ग्रीन हाउस गैस रहती है। तो ग्रीन हाउस गैस को पहली बार पहचाना गया था आपके 1824 में। वहां पर बताया गया था क्या क्या बेनिफिट है आपका ग्रीन हाउस गैस का। क्योंकि ये मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से अगर सन उस सरफेस में रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लाइट वापस चली जानी चाहिए। पर ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस उसके बीच में एक लेयर बना देती है, अर्थ में एक लेयर बना देती है। इससे क्या होता है, जो सनरेज अर्थ के अंदर आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद अर्थ के बाहर नहीं जा पाती, अर्थ के अंदर ही रह जाती है। इसके लिए अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाता है और यहाँ पर इंसान रह पाता है। तो ये सब बेनिफिट्स देखा गया था ग्रीन हाउस गैसेस का 1824। उसके बाद 1869 में ये देखा गया था कि जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये नेचुरली आपके एनवायरनमेंट में कलेक्ट नहीं हो पा रहे। जो फॉरेस्ट है और ओशन से ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और उसके बाद 1972 में हुआ था पहला सीरियस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, वो था आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। 1979 में हुआ था आपका पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और ये कहाँ पर हुआ था, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, तो ये है आपके स्विट्जरलैंड में। फिर 1992 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1992 में फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको आपका शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है और बहुत बार आपके यूजीसी नेट एग्जाम में दिया भी है, UNFCCC। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 1992 में। इसके बाद देखेंगे ग्लोबल हाउस वार्मिंग गैसेस में कौन से गैसेस है और वो कितना परसेंट रेस्पॉन्सिबल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 76% रेस्पॉन्सिबल, 76.67% रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद अगर मीथेन का बात किया जाए तो ये है 14.3% रेस्पॉन्सिबल, नाइट्रस ऑक्साइड है 7.9% रेस्पॉन्सिबल, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन है 1.1% रेस्पॉन्सिबल। अगर आप ये सभी परसेंटेज को ऐड करेंगे तो फिर 100% से थोड़ा कम होता है। ये इसलिए कम होता है क्योंकि दूसरे भी गैसेस है जो आपके ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, पर उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। इसके बाद देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात की जाए तो ये वो रिसोर्स होते हैं जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर इनसे एक बार अगर हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद हम लोग इन्हें यूज नहीं कर सकते। ये है हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। इनसे जो है आपका पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा होता है। समझा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस इसमें है आपका फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम ऑयल, कोल के 4 प्रकार है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। फिर आखिर में आता है आपका नेचुरल गैस। अगर रिन्यूएबल सोर्सेस की बात की जाए तो रिन्यूएबल सोर्सेस में है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर क्या होता है, आपका उत्तराखंड या फिर उधर जाएंगे हरिद्वार में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर गर्म पानी का कुंड रहता है, जहाँ पर क्या होता है नेचुरली आपका गर्म पानी रहता है, और इस गर्म पानी में से जो आपका एनर्जी बनाया जाता है उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। फिर आते हैं बायोमास, बायोफ्यूल, बायोगैस और हाइड्रोजन। बायोमास में क्या होता है, जो प्लांट्स का रिमेन होता है उससे किया जाता है। बायोफ्यूल में क्या होता है, आपके एनिमल्स के रिमेन से बनाया जाता है, और बायोगैस क्या है, आपके गोबर से बनाया जाता है। के बाद देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी अगर बात की जाए तो 2 प्रकार के हैं, एक है न्यूक्लियर फिशन और एक है न्यूक्लियर फ्यूशन।
न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, आपका जो एलिमेंट्स है उन्हें अलग किया जाता है। आपके जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है उन्हें अलग किया जाता है और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। हम लोग जो न्यूक्लियर फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं उन्हीं तरीके से आपका एनर्जी प्रोड्यूस करती है थ्रू न्यूक्लियर फिशन। या फिर हम न्यूक्लियर बम के बारे में जो पढ़ते हैं कि आपके यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो वो इसी प्रकार से बनाया गया था न्यूक्लियर फिशन। के बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, आपके छोटे छोटे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उन्हें एक साथ ऐड कर दिया जाता है, तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे एनर्जी जो है वो और भी ज्यादा मिलता है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये आपके सन में मिलता है। और अभी के टाइम में जो हाइड्रोजन बम बनाया गया है वो भी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, विच इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, या फिर ऑप्शन डी परफ्लोरोकार्बन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजर्ड। टाइप्स ऑफ नेचुरल हैजर्ड में पहला है आपका जियोफिजिकल हैजर्ड। जियोफिजिकल हैजर्ड मतलब अर्थ में कोई सडन चेंजेस होने की वजह से, अर्थ के सरफेस में कोई सडन चेंजेस होने की वजह से जब कोई डिजास्टर होता है उससे कहा जाता है जियोफिजिकल हैजर्ड। जैसे आपका अर्थ के वॉल्केनो। हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड क्या हो गया, हाइड्रोलॉजिकल हैजर्ड हो गया पानी के वजह से अगर कोई हैजर्ड हुआ, जैसे आपका हो गया फ्लड, फ्लैश फ्लड, ये सब है आपके हाइड्रोलॉजिकल। फिर आते हैं मेट्रोलॉजिकल। अगर क्लाइमेट में सडन कोई चेंजेस आया, उन सडन चेंजेस के वजह से कोई डिजास्टर हुए, तो फिर उससे कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल, जैसे साइक्लोन या फिर टॉर्नेडो। क्लाइमेटोलॉजिकल क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजिकल मतलब वेदर कंडीशन में या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन में लॉन्ग टाइम से कोई चेंजेस आने से, जैसे कि ड्राउट या फिर वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर क्यों होता है, आपके जंगल जो है वहां पर बहुत टाइम से रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल नहीं होने वजह से क्या होता है, आपका जो पूरा फॉरेस्ट होता है ड्राई होता है, और ड्राई होने की वजह से जब फॉरेस्ट में ट्रीज रहते हैं और ट्रीज के बीच में आपका फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन से आग लगता है और पूरे जंगल में आग कंटिन्यू होता है क्योंकि पूरा जंगल ड्राई है और आग को रोकने के लिए कोई चीज भी नहीं है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल पे। बायोलॉजिकल क्या होता है, मान लीजिए कोई नया वायरस है, इससे अगर कोई हैजर्ड हुआ तो फिर इससे कहा जाता है आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड। उसके बाद देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक अगर देखा जाए तो अर्थक्वेक क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हम लोग जो अर्थ में रह रहे हैं वो रह रहे हैं अपॉन द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करते हैं और एक दूसरे से धक्का खाते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस प्रेशर को कहा जाता है फॉल्ट। ये फॉल्ट में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो रिलीज करते हैं सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका बॉडी वेव, दूसरा आपका सरफेस वेव। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ में मान लीजिए यहाँ पर आपका ये अर्थक्वेक वो आता है, तो अर्थक्वेक से क्या होगा, जो आपके अर्थ के अंदर ही रहेगा, जो वाइब्रेशन अर्थ के अंदर ही अंदर बॉडी में रहेगा उसे कहा जाता है आपका बॉडी वेव्स। और जो अर्थ के सरफेस में होता है, जितने भी सिस्मिक वेव्स अर्थ के सरफेस में होता है उन्हें कहा जाता है सरफेस वेव। तो हम लोग का जो भी डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है ड्यू टू सरफेस वेव। फिर देखेंगे सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितना अर्थक्वेक होगा और कौन जगह में कितना ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए इंडिया में बनाया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडिया को 4 हिस्से में डिवाइड किया था, जोन 2, 3, 4 एंड 5। कि जोन 5 में आपका अर्थक्वेक होने का चांस सबसे ज़्यादा है, जोन 2 में आपका सबसे कम है। तो इससे मेजर करने के लिए उन्होंने यूज किया था मॉडिफाइड मर्कली स्केल। अब डिजास्टर्स देखेंगे क्या क्या डिजास्टर्स है, तो उसमें पहला है सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन। अब इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन जो रिसेंट टाइम में हुए थे वो था अम्फान, निसर्गा, गति, निवर और उड़ीसा साइक्लोन जो कि हुआ था आपके 1999 में। ये उड़ीसा साइक्लोन आपका सबसे डेंजरस साइक्लोन था। और अम्फान साइक्लोन को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है आपका साइक्लोन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश फ्लड्स के बारे में। फ्लैश फ्लड्स क्या होता है,
जो आपका सडन फ्लड होता है एरिया पे, इसे कहा जाता है फ्लैश फ्लड। जैसे कि आप अगर दामोदर दामोदर नदी या फिर सन नदी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको पता होगा कि बिहार और बंगाल में वो रिवर्स है, और उनमें अगर बारिश हुआ तो अचानक से उनका पानी बढ़ जाता है, चारों तरफ फ्लड हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है आपका फ्लैश फ्लड। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है एक ही जगह पे जब बहुत सारे क्लाउड्स गैदर्ड हो जाते हैं और एक साथ बारिश होता है, तो उसे कहा जाता है आपका फ्लैश फ्लड, सॉरी उससे कहा जाता है आपका क्लाउड बर्स्ट। उसके बाद पढ़ेंगे ड्राउट के बारे में। ड्राउट अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, जो कि आपके नेचुरल कंडीशन से होता है। फिर आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, जहाँ पर आपका जो पानी है वो पूरी तरीके से मिट्टी से सूख जाता है और बारिश भी नहीं होता है, इसे कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। एग्रीकल्चरल ड्राउट, एग्रीकल्चरल ड्राउट में आपका जो सॉइल है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसलिए क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते हैं और उससे आपका उस जगह पे ड्राउट आता है। फिर आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट, जो कि आपका मैन मेड ड्राउट है, जो इंसान अपनी इच्छा से काम नहीं करता ड्राउट के एरिया में। जैसा बंगाल फेमिन हुआ था 1940s में, और जो उस टाइम पे इंडिया के रूलर थे चर्चिल, उन्होंने आपका जो सामान है वो सब नहीं भेजा था, इसलिए आपके बंगाल में फेमाइन हो गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये हो गया आपका सोशियो इकोनॉमिक। फिर आएंगे वाइल्ड फायर के बारे में। वाइल्ड फायर के बाद है लैंडस्लाइड्स। फिर पढ़ेंगे एनडीएम एक्ट 2005। एनडीएम एक्ट की बात अगर की जाए तो एनडीएम क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था ताकि ये देखा जाए कि इंडिया में जितने भी एरियाज है उन्हें कितना जल्दी आपका काम करना पड़ेगा या कौन से अथॉरिटी को काम करना चाहिए। तो उसमें पहला लेवल है आपके एल0, जहाँ पर आपका डिजास्टर होने से पहले ही काम किया जाता है। फिर है आपका लेवल L1। L1 का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल ही काम बहुत है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ही उस डिजास्टर को संभाल सकता है और दूसरे किसी अथॉरिटी को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं L2। L2 में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो यहाँ पर डिजास्टर को मैनेज करना पड़ता है। और सबसे डेंजरस है आपकी L3, यहाँ पर आपकी सेंटर को काम करना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे ईपी एक्ट 1986। ईपी का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो वो है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसे पास किया गया था आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद इसको पास किया गया था। भोपाल गैस होने से पहले क्या होता था, जो फैक्ट्रीज है वो आपके एनवायरमेंटल लॉस नहीं मानते थे। एनवायरमेंटल लॉस है इन्हें नहीं मानते थे। तो इन्हें मानते क्यों नहीं थे? क्योंकि जो एनवायरमेंटल लॉस है उन्हें जब फैक्ट्री ब्रेक करती थी तब उन पर सिर्फ फाइन लगाया जा सकता था, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर फाइन लगाया जा सकता था और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता था। इसके लिए फैक्ट्रीज ये सोचती थी कि वो कोई भी काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको फाइन देना होगा। पर इस एक्ट के हिसाब से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है को ये पावर मिल गया कि अगर कोई फैक्ट्री है जो एनवायरमेंटल लॉ नहीं मानेगी तो वो फैक्ट्री का काम करना वो बंद भी कर सकते हैं और वो लैंड एरिया उनसे छीन भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका ईपी एक्ट या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, साइक्लोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ नेचुरल हैजर्ड। ऑप्शन ए है आपका जियोफिजिकल, ऑप्शन बी है आपका मेट्रोलॉजिकल, ऑप्शन सी आपका क्लाइमेटोलॉजिकल, या फिर ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मेट्रोलॉजिकल। जियोफिजिकल क्या होता है? जियोफिजिकल होता है आपके अर्थ के लैंड सरफेस में अगर कुछ चेंजेस हुआ तो उसके वजह से कोई अगर डिजास्टर हुआ उससे कहा जाता है आपका जियोफिजिकल। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा ध्यान से, कि सुनामी जो होता है से आपका जियोफिजिकल डिजास्टर कहा जाता है। सुनामी जियोफिजिकल डिजास्टर कैसे हो गया? ये तो आपका हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर होना चाहिए, नहीं। सुनामी होता है आपका जियोफिजिकल डिजास्टर। अब सुनामी क्यों होता है? सुनामी इसलिए होता है, जो ये मान लीजिए सी बेड है और ये मान लीजिए पानी का लेवल है। तो सी बेड में मान लीजिए अगर अर्थक्वेक हुआ या फिर कोई डिस्टरबेंस हुआ, पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके कारण से होता है सुनामी। तो आपका सुनामी अगर दिया जाए तो वो क्या होगा?
दैट इज जियोफिजिकल हैजर्ड। फिर आता है मेट्रोलॉजिकल हैजर्ड, जो कि ऑल टाइम के लिए क्लाइमेट के चेंजेस होता है उसके वजह से जो हैजर्ड्स होते हैं। और क्लाइमेटोलॉजिकल क्या हो गया, क्लाइमेट में अगर लॉन्ग टाइम के लिए चेंजेस रहे, क्लाइमेट में लॉन्ग टाइम के लिए कोई चेंजेस रहे हो जाता है आपका क्लाइमेटोलॉजिकल हैजर्ड। फिर आएंगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया में देखा गया था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर रोक लगाना है और इसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने बनाया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका शॉर्ट फॉर्म है NAPCC। तो ये 2008 में पास किया गया। इसके अंडर बनाया गया था नेशनल सोलर मिशन, जिसमें हम लोग का सोलर पावर जो है, जो सन से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोला गया था। फिर है आपका नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है, आप लोग को याद होगा कि पहले के टाइम में हम लोग जो बल्ब यूज़ करते थे वो बल्ब आपके 100 वाट के बल्ब होते थे, हम ऐसे होते थे और येलो लाइट देते थे, तो वो 100 वाट के बल्ब होते हैं। पर अभी के टाइम में देखा जाए तो अभी के टाइम में 20 वाट का बल्ब भी काफ़ी होता है ताकि पूरे घर में अच्छे से रोशनी मिल सके। ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। फिर आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट। सस्टेनेबल हैबिट मतलब यही होता है कि हम लोग जहाँ घर बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से बनाए और ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट या फिर कोई नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करके वो अपने लिए घर बनाए। फिर आपका नेशनल वाटर मिशन तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी को अच्छी तरीके से यूज करना है। फिर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। अब हिमालयन इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जिन्हें सरवाइव करना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। और ये भी एक अलग बात है कि आप देखेंगे जहाँ पर इंसान जितने कम जाएंगे वहाँ पर मिनरल्स का भंडार जो है उतना ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप अगर बात करें कि अमेज़न के जंगल में, अमेज़न का जंगल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और हिमालय अगर देखा जाए तो हिमालय हमेशा आपके बर्फ़ में ही रहता है और यहाँ पर इंसान जो है बहुत ही कम रहते हैं और इंसान का काम करना भी बहुत ही कम पॉसिबल होता है। तो यही बात किया जाता है कि हिमालय में बहुत सारे रिसोर्सेज है और रिसोर्स का भंडार है, तो उसी को सेव करने के लिए बनाया गया था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। यहाँ पर मेनली आपका फॉरेस्ट प्लांटिंग के लिए जोर दिया गया था गवर्नमेंट के तरफ से। फिर आते हैं नेशनल मिशन फॉर सी बकथॉर्न। अब सी बकथॉर्न जो है इसे आपका बोला जाता है लद्दाख गोल्ड। इसे लद्दाख गोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीडियो देखने के बाद आप नेट में एक बार ज़रूर देखना सी बकथॉर्न के बारे में। सी बकथॉर्न जो होते हैं ये आपके बेरीज के टाइप होते हैं। बेरीज के टाइप नहीं होते, मतलब बेरीज जैसे होते हैं, आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेरीज के जैसे होते हैं और इनका जो रंग होता है वो आपका गोल्डन रंग का होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें अगर आप खाएंगे बकथॉर्न को तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सॉइल में आपका नाइट्रोजन ऐड करते हैं और ये आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं। जैसे चाहे टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर टेम्परेचर आपका +40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इससे बकथॉर्न को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए नेशनल मिशन बनाया गया है कि बकथॉर्न जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे उसका प्लांटेशन किया जाए। फिर आते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि हम लोग अब आर्टिफिशियल या फिर केमिकल्स यूज़ ना करें और प्लांट के अच्छे और हेल्दी ग्रोथ के लिए हम लोग नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। फिर आते हैं नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज जब होता है अचानक से, तब उससे क्या होता है जो ह्यूमन बीइंग है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनका डेथ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें क्या किया गया कि क्लाइमेट चेंज होने से पहले हम लोग को अच्छी तरीके से खबर मिल सके। जैसे आप देखिए कि आम्फान इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था और इतना कुछ बुरा हुआ था, लेकिन उसमें एक भी लोग नहीं मरे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को आम्फान के बारे में पहले से पता था और गवर्नमेंट जो है उसने पहले से तैयारी ले लिया था
इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग को पहले से पता था कि अम्फान जैसा एक साइक्लोन आने वाला है। फिर है आपका नेशनल बायो एनर्जी मिशन। बायो एनर्जी मिशन मतलब यही है कि जितना भी आपका बायोमास मिले वो सब बायोमास को यूज़ करना है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। फिर आएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपके 1987 में। इसका जो मेन टॉपिक था वो रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो भी है उन्हें रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें मेनली आपका टारगेट किया गया था CFC और हेलन को। हेलन गैस जो होता है और CFC को मेनली इसको टारगेट किया गया था। तो CFC यूज किस लिए किया जाता है, तो फ्रिज बनाने के लिए। तो CFC फिर जब बैन लग गया तब तो इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री, उन्होंने दूसरा गैस यूज करना स्टार्ट किया जो कि आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी आपके बहुत बुरा होता है अर्थ के लिए, क्लाइमेट के लिए, पर उनको क्लाइमेट से तो मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। इसको देखने के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने फिर से 15 अक्टूबर 2016 को बनाया था किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट में उन्होंने हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स को भी बैन कर दिया था। फिर देखेंगे रियो समिट के बारे में। रियो समिट जो था वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट समिट्स था। ये हुआ था 1992 में और इसके पार्टिसिपेंट थे 178 कंट्रीज। तो इसने कन्वेंशन रखा था ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्होंने काफ़ी गोल्स बनाए थे, उनमें से एक था आपका कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जितने एनिमल्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो सब मेंटेन करना है। फिर बनाया था ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन में था आपका रियो डिक्लेरेशन, जहाँ पर अर्थ का ओवरऑल एनवायरमेंटल हेल्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट करना सब कुछ मिला के एक एजेंडा बनाया गया था, मतलब नियम बनाए गए थे और उसमें 21 नियम थे, इसे कहा जाता है एजेंडा 21। और वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि वहाँ पर जितने भी पार्टीज है 178 कंट्रीज उस सालों में मिलेंगे और उन्हें कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP। COP3 में अगर देखा जाए तो वो हुआ था आपके क्योटो में, तो ये हुआ था 1997 में। इसमें जोर डाला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो है को रिड्यूस किया जाना चाहिए। यहाँ पर आया था प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे पहले हम लोग जब रियो समिट हुआ था तब कंट्रीज के बीच में जो है वो झगड़ा हो गया था, क्योंकि ये देखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस जो है वो काफ़ी टाइम से अर्थ में एमिट कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो अभी कुछ ही सालों से उन्होंने स्टार्ट किया है ग्रीन हाउस गैस को एमिट करना। तो डेवलप्ड कंट्रीज ये बता रही थी कि हम लोग और डेवलपिंग कंट्रीज जो है सबको आपका इक्वल तरीके से देखना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस से अर्थ को बचाने का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। डेवलपिंग जो नेशंस है उनका ये बात था कि डेवलप्ड नेशन क्योंकि पहले से ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है आपके एटमॉस्फेयर में, तो इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। इसको लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ था और इसको लेके काफ़ी असहमति थी दोनों के बीच में। तो उसके बाद आपके क्योटो प्रोटोकॉल में इन दोनों के बीच में सहमति हुआ था, जो कि हुआ था आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें आपका दो पार्ट में कंट्रीज को डिवाइडेड किया गया था और दोनों को अलग तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था दैन द डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें आपकी USA जो है अमेरिका, उसने हिस्सा नहीं लिया था, ने अपने आप को इससे अलग कर दिया था। तो उसमें डिसाइड किया गया था कि हर कंट्री को आपका कार्बन क्रेडिट मेंटेन करना होगा। हर एक डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट कार्बन क्रेडिट दिया गया था कि आपको साल के आखिर में इतना कार्बन क्रेडिट दिखाना होगा। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, आप अगर एटमॉस्फेयर से 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हो या फिर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम बनाते हो तो वो हो जाता है आपका कार्बन क्रेडिट। अब कम कैसे बनाओगे, मान लीजिए आप सब्सटेंस जो है उसे रिसाइकल करते हो या फिर जो ग्रीन एनर्जी है में यूज़ करते हो, तो इससे क्या होता है, इनसे आप कार्बन क्रेडिट यूज़ कर सकते हो।
और ये कार्बन क्रेडिट जो है कंट्रीज में एक्सचेंज भी हो सकता है। मान लीजिए 2 कंट्रीज है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट है, तो वो अगर चाहे तो अपना कार्बन क्रेडिट जो है वो कनाडा को बेच भी सकता है। फिर आते हैं आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अगर बात की जाए तो ये हुआ था आपके 2016 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मेनली पार्टिसिपेट किया था आपके इंडिया और फ्रांस ने। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि इंडिया वर्ल्ड में है वो सोलर एनर्जी का अच्छी तरीके से यूज़ करना होगा। सोलर एनर्जी सबसे अच्छा किस जगह में मिलता है, तो जितने आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। तो इसमें इनवाइट किसको किया गया था 2015 में। इसमें आपके ग्रीन हाउस गैसेस पे अटैक किया गया था और बोला गया था ग्रीन हाउस गैसेस जो है के कारण से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हम लोग को ये टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। इसके लिए आपके पास कहे गए थे 29 आर्टिकल्स। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने एम किया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देंगे। मतलब बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितना टेम्परेचर था, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्थ का जितना टेम्परेचर था उससे हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। मान लीजिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर था, ओवरऑल टेम्परेचर वो था 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एम रखा गया कि 17 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम लोग होने नहीं देंगे। और जो आपका मतलब क्या बोला जाए, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होने का था वो था 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर एम रखा गया कि 16.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम टेम्परेचर को जो है वो रोक देंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का चैप्टर। और देखेंगे आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन विल यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप कब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? तो ऑप्शन ए है राइट नाउ, ऑप्शन बी है इमीडिएटली, ऑप्शन सी है प्रोंटो, या फिर ऑप्शन डी है ऑलरेडी डन। इसका जो सही आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।